पश्चिम बंगाल के मालदा में ये समझिए आप एसआईआर को लेकर लगभग एक दंगे की स्थिति हो गई है। उस स्तर पर हम आ चुके हैं जहां लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनका बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में पड़ गया है। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वहां हमारे लोकतंत्र में ये होता रहा कि लोग ये निर्णय करते रहा कि सरकार में कौन बैठेंगे। तो अब एसआईआर के जरिए ये हो रहा है, सरकार में जो बैठे हैं वो लोग तय कर रहे हैं किस किस वोटर रहेंगे। लोग देख रहे हैं कि उनका जो वोटिंग अधिकार है वो छीने जा रहा है। आंध्र प्रदेश का स्टैटिस्टिकल डेटा इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में क्या है, मैं वो ऐसे देख रहा था, लेकिन मेरे को एक चीज बहुत अजीब लगा। 17,020 लाख वोट्स ओनली सिर्फ 3,500 बूथ्स में पोलिंग हुआ। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ये बहुत फिक्र से भरा हुआ कार्यक्रम है। एक पत्रकार के तौर पर भी मैं ये पेश कर रही हूँ और एक ऐसे नागरिक के तौर पर भी जो इस देश में एक वोटर भी है, जिसका पूरा का पूरा स्टेक है, उसका दखल है भारत के डेमोक्रेटिक फ्यूचर में। कि जिस तरह से आज मैं देख रही हूँ इस बात को कि हर तरह से जो आम आदमी के वोट करने का अधिकार है उसको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। और सीधे तौर पे मैं कहूँ तो इस देश में दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हो रही है उन लोगों के जरिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारे वोट की वो रक्षा करें। और इस शब्द को, इस फ्रेज को मैं बहुत आसानी से, बहुत हल्के में इस्तेमाल नहीं करती जब मैं ये कहती हूँ कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल से मैं लौटी हूँ और आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो खबर ब्रेक हो रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल के मालदा में ये समझिए आप एसआईआर को लेकर लगभग एक दंगे की स्थिति हो गई है, जिसमें कि जो ऑफिसर्स हैं जो एसआईआर का काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग पूरे तरीके से महसूस कर रहे हैं कि सिस्टम उनके खिलाफ है। इसमें हिंसा की वकालत नहीं की जा सकती, हिंसा का कोई बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी और मेरे जैसे पत्रकार के लिए भी कि उस दर्जे पर, उस स्तर पर हम आ चुके हैं जहां लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनका बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में पड़ गया है। और अगर एसआईआर के बाहर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो आखिर उनका, उनके जीवन का, उनके परिवार का क्या होगा। इस खौफ के, दहशत के साये में लोग जी रहे हैं। तो एक तरफ ये हकीकत है, दूसरी तरफ जाने माने अर्थशास्त्री प्रकला प्रभाकर जी, उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया है और वो चौंकाने वाली, बिल्कुल मैं कहूँगी, हकीकत हमारे सामने पेश की है। वो हकीकत यह है कि आप भी वोटर हैं और मैं भी वोटर हूं। हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वोटिंग का वो क्या होता है। अब आपके सामने, इससे पहले कि मैं उन्हें इस कार्यक्रम में दावत दूं, हमारे साथ वो मौजूद हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए, उनकी प्रेजेंटेशन का मैं कहूँगी जो लब्बे लुबाब है वो ये कि बता रहे हैं कि 6 सेकंड के भीतर एक वोट डाला गया। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप किसी भी पार्टी के वोटर हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भाजपा के वोटर भी हैं तो क्या ये बताइए कि क्या भाजपा के वोटर की मशीन तेज चलती है? क्या आप 6 सेकंड में वोट डाल सकते हैं? अपनी स्क्रीन पर जो डिटेल आप ये देख रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के चुनाव में आधी रात के बाद 17 लाख वोट डाले गए 2024 में। एनडीए की इसमें जीत हुई, ये बात साबित कर रहे हैं अगले जो आने वाले बिंदु हैं उनके जरिए। तो प्रकला प्रभाकर जी कह रहे हैं कि कुल वोटों का जो 4% से ज्यादा हिस्सा है वो रात को 11:45 से सुबह के 2 बजे के बीच डाला गया, जो पूरे तरीके से गैर कानूनी है। शाम को 5-6 बजे के बाद वोटिंग बंद हो जाती है। जो लोग अंदर चले गए सिर्फ वो लोग वोट कर सकते हैं। अगली बात देखिए, रात 8 बजे से सुबह 2 बजे के बीच 52 लाख वोट डाले गए, यानी आधी रात के बाद 17 लाख से ज्यादा वोट डाले गए। दावा वो ये भी कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आ रहा है वो आधी रात के बाद हर 20 सेकंड में एक वोट डाला गया। और सवाल जो पूछ रहे हैं कि अगर ईवीएम को रीसेट करने में 14 सेकंड लगते हैं तो 6 सेकंड में आखिर कैसे वोट डाला गया। इसके अलावा भी बहुत बारीक और बहुत डिटेल पहलू हैं उनके प्रेजेंटेशन के। पूरे तरीके से आप ये देखिए, जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है उस दौरान, अब जो वोटिंग से पहले एसआईआर की जो प्रक्रिया चली, यानी हर तरीके से मैं कहूँगी एक तरह से गले में फंदा एक वोटर के डाला जा रहा है कि कहाँ से बच के निकलेगा तो कैसे निकलेगा। यहाँ पे वो अपने प्रेजेंटेशन में ये भी दावा कर रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं बनती। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं प्रकला जी आपका। मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि ये मालदा में जो इंसिडेंट हुआ है और जो पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, आप ये समझिए, मैंने खुद एक गाँव का दौरा किया
किया और कम से कम 6 वहाँ पर जो बूथ थे, उनके जो लोग वहाँ पर जमा हुए, मैंने उनको भी देखा मुर्शिदाबाद में, मालदा में नहीं। मालदा में तो हिंसा हो गई है बाकायदा। पश्चिम बंगाल में जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और ये जो अलग तरीके से एक डिस्क्रिपेंसी, जो लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का जिक्र किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं वहाँ पर जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में? अल्फा जी, आपने बहुत सही कहा है। देश भर में जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है अभी, एक्सेप्ट असम, असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, कि सिर्फ एसआर हो रहा है, स्पेशल रिवीजन हो रहा है। अच्छा, ये सब बाकी सब जगह ये ऐसी प्रक्रिया जारी है जिसको मैं सिंपली कहूँ कि अब तक हमारे लोकतंत्र में ये होता रहा कि लोग ये निर्णय करते रहा कि सरकार में कौन बैठेंगे। तो अब एसआईआर के जरिए ये हो रहा है, सरकार में जो बैठे हैं वो लोग तय कर रहे हैं किस किस वोटर रहेंगे। तो अरफा जी रह सकते हैं, नहीं रह सकते, प्रकाश रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ये कौन तय कर रहा है? हमको संविधान ने जो हमको हक दिया है वो हक ऐसे नहीं आ रहा है। ये लोग हमारा हक किसी को दे रहे हैं, किसी से छीन रहे हैं। ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर डेमोक्रेसी। तो इसी सिलसिले में आप मालदा को देखिए, आज मालदा में क्या। जी जी हाँ, मैं कह रही हूँ जो वायलेंस हुआ है, जाहिर है उसकी निंदा तो आप भी करेंगे और मैं भी, लेकिन ये वायलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? लोग क्या, किस चीज़ के लिए बाहर निकल रहे हैं? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि उनका जो वोटिंग अधिकार है वो छीने जा रहा है। तो वोटिंग अधिकार छीने जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ आप ये चुनाव में वोट करेंगे, नहीं करेंगे, ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं होगा। ये पहुंचेगा आपका नागरिकता, सिटीजनशिप के ऊपर पहुंचेगा। सो सिटीजनशिप के ऊपर पहुंचने से क्या होगा? आप इधर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, आपको रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको दूसरी सरकार से जो जो मिल रहा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका आपका खेती बाड़ी आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, ये सबका सवाल उठ रहा है। इसलिए लोग अब सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है मारफा जी, सारे जहां जहां एसआईआर हो रहा है, ये बहुत इनसिक्योरिटी है। ये इनसिक्योरिटी के वजह से ये आप जाए तो आपको सस्पेक्ट करेंगे, हम गए तो हमको सस्पेक्ट करेंगे। ये जर्नलिस्ट है या सरकार का जासूस है, मैं जर्नलिस्ट हूँ या सरकार का जासूस हूँ, ये सब प्रश्न उठ रहा है अभी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वजूद का ये सवाल है, और इस कड़ी में मैं सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग चिंतित ये थे कि अगर उनका नाम डिलीट हो गया है उसके बाद तो पहले ट्राइब्यूनल में जाना उस गरीब आदमी के लिए, कुछ तो लोग ऐसे थे वहाँ पर प्रकला जी, मुझे तो बहुत अफसोस भी हो रहा है, औरतें बैठ के वहाँ बीड़ियाँ बना रही थीं जिनकी आमदनी 100 से 200 रुपए रोज़ की होती है, और पुरुष जो हैं वो बाहर मजदूरी का काम कर रहे थे। मान के चलिए कि 200 से 400 रुपए रोज़ से ज़्यादा की आमदनी पूरे परिवार की नहीं है, जबकि पूरा परिवार काम कर रहा है। ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि वो वकीलों को हायर करेंगे, वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, वो समझेंगे कि ये कागजात क्या हैं? लोग आ रहे थे, एक एक दर्जन उनके पास जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स थे, जिन डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ नहीं सकते थे, वो अनपढ़ लोग थे, वो कभी स्कूल नहीं गए। ऐसे लोगों से उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, इतनी जटिल प्रक्रिया जिसके लिए मेरे जैसे पत्रकारों को भी पढ़ना पड़ता है कि आखिर ये होगा कैसे, तो उनकी जो चिंता है वो ये कि वोट करने के अधिकार से तो हम वंचित रहेंगे ही, लेकिन हमको डिटेंशन सेंटर में भी भेजा जा सकता है जैसे असम में हुआ है। जी जी, वही डर है अभी लोगों में। हमारा हमारा सिटीजनशिप छीने जा रहे हैं, हमको जो सरकार से मिलेगा वो नहीं मिलेगा, हमारा खेती बाड़ी भी चले जाएगा। तो वो कल कोई आ सकते हैं, आके ये भी बोल सकते हैं कि आप वोटर नहीं है तो आप सिटीजन नहीं है, तो आपका खेती छोड़ दीजिए इधर से, वो भी बोल सकते हैं। तो ये डर। अच्छा, आपको शायद आपको मालूम है, अभी बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद चुनाव भी हुआ, उसके बाद जिन 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 लोगों का वोट छीने गए हैं वो वोट नहीं कर पा रहे थे, कर नहीं पाए, उन लोगों का रेशन धीरे धीरे बंद हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं आजकल। तो ये
हम तक पहुंचे, आंध्र प्रदेश में मैं बैठता हूँ, इधर तक पहुंच जाए, इसका मतलब बिहार से बंगाल पहुंचना और आसान है ना। बहुत लोगों का ये डर है अभी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस वक्त जो आपने कहा ये बहुत बड़ी बात आप ही कह रहे हैं कि राशन बंद हो रहा है, और उसके बाद तो अधिकार तो ये भी है कि बाकायदा इनको पुलिस को भी रिपोर्ट किया जा सकता है कि इन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और ये विदेशी हो सकते हैं। मैं सही बोल रही हूँ क्या? जी, जी, ऐसी सस्पिशन फैला रहे हैं ना। अच्छा देखिए, ये एसआईआर क्यों क्यों जारी है अभी? तो एसआईआर, ये चुनाव आयोग हमको बोल रहे थे कि ये फॉरेनर्स को बाहर करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप वो आप यकीन कीजिए, 1 मिनट डिस्कशन के लिए, तो आप बिहार में इतने लोगों का आपने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया, इसमें से कितने लोग फॉरेनर्स है बताइए? कितने लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं पकड़ा गया। कुछ महिलाएं थीं, वो भी नेपाली महिलाएं, शादी उनकी हो गई थी बिहार में पुरुषों से, सिर्फ उन लोगों की बात आई। इसके पीछे, एसआईआर के पीछे बहुत लोग, बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे राज्यों में ये सस्पिशन है लोगों के मन में कि ये हमारे रहने का और हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेने का अधिकार छीने जा रहे हैं। जी हाँ। और 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 हमारा राशन, हमारा खेती बाड़ी, हमारे जो सुविधाएं सरकार से हम पा सकते हैं, वो सब भी बंद हो जाएगा। और ये भी अभी अभी जी ये हाँ। भी चल रहा है कि बिहार में ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो इसलिए बहुत लोग इससे बहुत ही आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। परकला जी, अब मैं आ जाती हूँ आपकी पूरी जो बात हो रही है कि 6 सेकंड के भीतर कैसे वोट डालना मुमकिन है, तो ये इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे हैं? मैं देख रही हूँ कि पूरा आपका बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, लेकिन उसके बाद 6 सेकंड में कैसे वोट डाले गए? एक एक्यूरेट फिगर आपको 17 लाख की कैसे मिली? आपने कैसे लाखों वोटों को गिन लिया? कोई टीम थी आपके पास? इतना बड़ा क्लेम करने से पहले आपने कितने दिन इस पर काम किया, और 6 सेकंड इतना प्रिसाइज कैसे आ रहे हैं आप इस पर, फिगर पर? हाँ, अल्फा जी, मैं जैसे बोला था आपको, मैं 2024 अगस्त से ये शुरू किया था, जुलाई अगस्त से। अगस्त में मैं मद्रास में, चेन्नई में एक सेमिनार में मैं भाग लिया था। सबसे पहले उधर मैं ये बात लोगों के सामने रखा, वो लोकसभा इलेक्शंस के बारे में, और इसके बाद कई असेंबली इलेक्शंस के बारे में भी मैं बात किया था। और उस सिलसिले में मैं आंध्र प्रदेश का डेटा भी देखा था। अब देखिए, हमारा फैक्ट शीट मैं आपको बता दूंगा थोड़ा। आपने पूछा कि मैं इस नंबर पे कैसे आया, तो पूरा हमारा वोटर्स कुल मिलाकर 4 करोड़ 13 लाख ऑड, और उसमें से ईवीएम वोटर पोलिंग जितना हुआ, 80.66 पोलिंग हुआ था, 80%। तो इसका मतलब 3 करोड़ 33 लाख 39,000 ऑड। हमारा पोलिंग बूथ्स का नंबर है 46,000 ऑड। तो एवरेज वोटिंग पर बूथ इज 892। अच्छा, अब देखिए, 5 बजे को हमारा सीईओ ने एक ऐलान किया कि 5 बजे तक, 5 बजे को नहीं किया, 6 बजे 6:15 को किया था, सेइंग दैट बाय 5 o'clock, 5 बजे तक 68.0% पोलिंग हुई थी, ठीक है। और उसके बाद तकरीबन 9 बजे और एक अनाउंसमेंट किया था। 8 बजे तक 68.12% पोलिंग हुई थी। इसका मतलब है कि 5 बजे तक एक फिगर, 8 बजे तक एक फिगर। उसका मतलब 5 बजे से 8 बजे तक कितना हुआ, आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं।
और उसके बाद 8 बजे से लेकर के 11:45 इन पौने 12 बजे तक कितना हुआ, और एक फिगर है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। और उसके बाद फाइनल वोटिंग फिगर हमारा पोलिंग डे 13, 4 दिन के बाद 17 तारीख को फाइनल फिगर अनाउंस किया था 80.66%। अच्छा, इसका मतलब ये, और 11:45 मच लेटर सीईओ ने ये भी अनाउंस किया था कि सिर्फ 3,500 बूथ्स में पोलिंग अभी भी जारी है, और लास्ट पर्सन टू वोट, आखिरी मतदाता सुबह 2 बजे वोट किया। आप ये मन में रखिए, और आपका दर्शकों के लिए अगर आप स्क्रीन स्प्लिट करके बता सके तो बता दीजिए, क्योंकि ये आंकड़े ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अरफा जी, आप देखिए, 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक सिर्फ 0.08% बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब पूरे राज्य में सिर्फ 34,000 वोट्स वर पोल्ड। इसका मतलब यह है कि पर बूथ 3 घंटे में सिर्फ 7 वोट हुई। 3 घंटे में 7 वोट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद हो गया है, 3 घंटे में 7 ही आए हैं आपके पोलिंग बूथ में, ठीक है ना। और उसके बाद 5 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर के पौने 12 बजे तक 34 लाख वोट पड़े हैं। अब मेरे साथ रहिए जी। 5 बजे से 8 बजे तक सिर्फ 33,000। 8 बजे से पौने 12 बजे तक 34 lakhs। अच्छा, उसके बाद सिर्फ 3,500 बूथ में पौने 12 बजे से सुबह 2 बजे तक सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट 3,500 बूथ्स 17,20,000। इसका ये आंकड़ा मेरे को कैसा, इसलिए मेरे को मिला कि 11:45 तक कितना पोलिंग हुआ आपने अनाउंस किया, और 4 दिन के बाद आप ये भी अनाउंस किया कि 2 बजे तक कितना वोट हुआ। तो इसका डिफरेंस जो है ना, 2 बजे का आंकड़ा और पौने 12 बजे का आंकड़ा, इसका डिफरेंस देखिए। इसका डिफरेंस है 17,19,000 कुछ। जी, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या, इसमें से आप 2 चीजों पर आपका ध्यान देना चाहता हूं, आपका ध्यान रखना चाहता हूं। एक, 2 घंटा 15 मिनट का मतलब यह है कि 135 मिनट है ना। तो 135 मिनट में 3,500 बूथ्स में आपको 17,20,000 वोट का, ये मतलब कि हर एक बूथ में एवरेज बूथ 491 वोट्स, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि ये तो एवरेज है। जी, लेकिन बरकला जी आपकी बात मैं सब्र से सुन तो रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सरसाइज है,
और आम जनता के लिए जो अपनी आपाधापी में लगा हुआ है उसके लिए बड़ा मुश्किल है इसको समझ पाना। ये 2 घंटे 15 मिनट के ऊपर हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ये 2 घंटे 15 मिनट में एक बूथ में, ये 3500 बूथ्स में से एक बूथ में 491 वोट्स का पोलिंग हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 491 डिवाइडेड बाय 155, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि एक वोट का समय एक मिनट में 3 वोट गिरे हैं, 3 वोटर वोटिंग एक्सरसाइज किया है। इसका मतलब ये है कि हर एक 20 सेकंड में एक वोटर पोलिंग बूथ के अंदर जाके उसका नाम चेक करवा के, उसके बाद पोलिंग ऑफिसर के पहले इलेक्शन ये पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंट्स को दिखा के, उसके बाद इलेक्शन ऑफिसर के पास जाके उसको दिखा के, उसके बाद और एक इलेक्शन ऑफिसर के पास जाके उस उधर दस्तखत करके या नहीं तो ये थंब इम्प्रेशन दे के इसके उंगली पर वो इंक लगा के, और उसके बाद जाएंगे वोटिंग कंपार्टमेंट में। हमारा 2 इलेक्शन है, लोकसभा एंड विधानसभा। तो 2 वोट करके बाहर आएंगे 20 सेकंड्स में, और ये 20 सेकंड्स में से आप 2 मशीन है ना, 2 मशीन का डाउन टाइम आप प्रेस करने के बाद 7 सेकंड आप कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ दिखाती है। तो 7 14 सेकंड्स, ये 20 सेकंड्स में तो चले जाएगा, 20 सेकंड्स में से 14 सेकंड्स चलेगा। सिर्फ 6 सेकंड्स में एक वोटर वोटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? आपने शुरू में एक ये सवाल उठाया कि हो सकता है आप किसी को वोट दीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, इसमें से और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि 2 वोट करना है, तो इसका मतलब है एक वोट करने के लिए एक मतदाता को सिर्फ 3 सेकंड्स लगा है। ये हो सकता है, यही सवाल आप देखिए। अगर आप ये बोलेंगे तो ये 5 बजे का आंकड़ा जो है वो 5 बजे का नहीं है, 6 बजे का, 2 बजे का आंकड़ा का हो सकता है, 3 बजे का आंकड़ा हो सकता है। इसके बारे में भी मेरा एक मिनट सुनिए। अगर ये 3 बजे का आंकड़ा है, 5 बजे या 6 बजे आपको पूरा सूचना आई नहीं, इसलिए आपने 3 बजे का आंकड़ा दिया। ओके, 3 बजे का, अगर 3 बजे का आंकड़ा 68.0% है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा पोलिंग 80.66 5 या 5:30 बजे खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपका वोटिंग पेस है ना, खत्म होना चाहिए। और 6 बजे नहीं 7 बजे, 7 बजे नहीं 8 बजे, 8 बजे नहीं 10 बजे, मॉर्निंग 2 बजे तक क्यों चला है वहां? अच्छा, 6 बजे ऑफिशियली पोलिंग क्लोज हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब यह है कि 6 बजे क्लोज नहीं करेंगे। 6 बजे तक जो लोग हैं पोलिंग बूथ में, पोलिंग स्टेशन में, उन सब लोगों को वोट करने का अधिकार है। लेकिन 6 बजे के बाद कोई कतार में आके खड़ा होने के लिए तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है, अगर हमारा सीईओ ये बोल रहा था कि लास्ट पर्सन टू वोट वाज एट 2 AM, दैट मींस आखिरी जो मतदाता वोट किया है सुबह 2 बजे, इसका मतलब वो आखिरी मतदाता 6 बजे से खड़ा हो सकता है 8 घंटे खड़ा है। तो ये क्या है? बहुत दुरुस्त आप मेरा सवाल ये की है हरफा जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं जीता था, वो जीता था, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप सिर्फ ये बता दीजिए हमको, ये 11:15 से 2 बजे तक कहाँ पोलिंग? आपने बोल रहा था 3,500, वो 3,500 पोलिंग स्टेशन क्या कौन सी पोलिंग स्टेशन है?
वो आखिरी मतदाता कौन है। आपको, आपके पास तो वीडियो तो होना चाहिए, होना चाहिए, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का डायरी होना चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी क्यों आप बाहर देते, वीडियोग्राफी क्यों बाहर करते हैं आप, सार्वजनिक कीजिए। तो बस यही सवाल है बस, कि इतनी देर से आप क्यों आए, ये 2024 के चुनाव के आंकड़े अभी क्यों दे रहे हैं आप? जी अल्फा जी, मैं 2024 अगस्त से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं लोकसभा के बारे में बात किया था। 79 सीट्स इधर उधर है, उससे मैं शुरू किया था। उसके बाद मैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में बात किया था, उसके बाद में हरियाणा चुनाव के बारे में बात किया था, उसके बाद में झारखंड इलेक्शन के बारे में बात किया था, उसके बाद में बिहार के इलेक्शन में ऊपर भी बात किया था। और मैं इसी सिलसिले में मैं देख रहा था आंध्र प्रदेश का स्टैटिस्टिकल डेटा इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में क्या है, मैं ऐसे देख रहा था। लेकिन मेरे को एक चीज बहुत अजीब लगा है। ये 11:45 इन द नाइट, 11:15 बजे रात में और 2 बजे सुबह, दैट इज 2 hours 15 minutes। ये 2 hours 15 minutes में लगभग 17,20,000 वोट्स का पोलिंग हुआ था। 17,020 लाख वोट्स ओनली सिर्फ 3,500 बूथ्स में पोलिंग हुआ था। मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैं इसलिए इसके थोड़ा ड्रिल डाउन करके उसमें थोड़ा रिसर्च करके मैं पब्लिश किया था और प्रेजेंटेशन दिया था। मैं ये सिलसिला अगस्त से शुरू किया था, अगस्त 2024 से, अचानक नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और इतना बारीक काम करना, मैं सलाम करती हूँ कि कैसे कर पाते हैं आप। चाहे ये डेटा है, आप ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अभी काम करना शुरू किया। आपने लोकसभा की बात की, आपने हरियाणा की भी बात की, और उसके बाद आप यहाँ की बात कर रहे हैं, और अचानक आपको ये एक तरह का, मैं कहूँगी, ऊपर से एक इन्फॉर्मेशन आई जिसको आपने परस्यू किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे गणित और जोड़ घटा के बीच दर्शक कुछ सेंस निकाल पाएंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही बात बोल सकता हूँ आरफा जी। अभी जो आपने एसआईआर के विषय से शुरू किया था, अब एसआईआर आप देखिए, एसआईआर ऐसी चीज है कि ये ब्लडलेस पॉलिटिकल जिनोसाइड है। अब देखिए कुछ लोगों को आप असम का चीफ मिनिस्टर तो बहुत खुलासा किया कि ये लोग इधर नहीं रहना चाहिए, कुछ लोग मियाँ लोग नहीं रहना चाहिए, इन लोगों को मैं नहीं बाहर कर सकता हूँ, मैं ऐसी माहौल बनाऊंगा तो वही चले जाएंगे। तो इससे आप जोड़ के देखना चाहिए। ये एसआईआर ये है कि आप सिटीजन को आप नहीं बाहर कर सकते हैं, आप क्या करेंगे? तो सिटीजनशिप को आप मारेंगे, सिटीजनशिप को आप मर्डर करेंगे। बिल्कुल, और ऐसा माहौल बना देंगे जिससे कि खुद ही मतदाता अपने आप ही बेमौत, जिसे कहते हैं, मारा जाएगा। मौत भी नहीं आई और मर भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकला जी इस पूरी जानकारी के लिए, हमें समय देने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।